नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 10th का जो संसाधन से रिलेटेड एक यूनिट है जल संसाधन शुरू करते हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज। देखिए जल संसाधन इन वाटर रिसोर्सेज, जल जो होता है एक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक राष्ट्रीय नेचुरल रिसोर्सेज है जल। कहता है कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। कहते थे पहले, पुराने लोग कहते थे कि पहले जीवन की जो उत्पत्ति है, जीवन का निर्माण पहले जल में ही हुआ था, फिर उसके बाद जो है स्थल पे आया। तो सबसे पहले जीवन का उत्पत्ति निर्माण जल में हुआ था, फिर उसके बाद स्थल पे आया। जल ही जीवन है, तो जल इतना इम्पोर्टेंट, जल का मतलब ही जीवन होता है। ठीक है, अगर हम जीवन यहाँ पर बनाएं और हम बोलें कि जीवन के लिए जो जरूरी है वह जल जरूरी है। इन जौ से जीवन और जौ से जल, उसके बाद जैसे जौ से जीवन होता है उसके बाद जौ से ज़मीन होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जौ से जीवन होता है उसी तरह जौ से जंगल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जीवन के लिए जल भी ज़रूरी है, इसके सिवा ज़मीन भी ज़रूरी है, लैंड, और जीवन के लिए जंगल भी ज़रूरी है, यानी पेड़ पौधा भी ज़रूरी है। ये देखिए 3 डायमेंशनल रूप में ही काम करता है। जीवन के लिए जल जरूरी है, यानी जौ से जीवन जौ से जल, उसी तरह जौ से जीवन है तो जौ से ज़मीन भी है। ठीक है, और जौ से जीवन होता है जौ से जंगल भी होता है। ये तीनों चीज़ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत नेसेसरी होता है। अगर हम जल का उपयोग के बारे में अगर हम जानें तो जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जानते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन है, जो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में जल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम कुछ पॉइंट पर बात करें तो जानते हैं कि सबसे पहले तो यह पेड़ पौधों के लिए जल जरूरी है। पेड़ पौधों के लिए अगर हम जल का उपयोग के बारे में बात करें, पेड़ पौधा के लिए ज़रूरी है। दूसरा जीव जंतु के लिए, जीव जंतु के लिए भी ये ज़रूरी होता है, जीव जंतु के लिए। अगर हम तीसरा पॉइंट लें तो पहला पेड़ पौधे के लिए, अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा है जीव जंतु के लिए। अगर हम तीसरा पॉइंट लें तो कल कारखाने के लिए, कल कारखाने में भी जल का यूज होता है। ठीक है, चौथा अगर हम पॉइंट लें तो चौथा कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, खेती करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, जल की ज़रूरत पड़ती है, कृषि के लिए। अगर हम पाँचवा लें तो नगरों को साफ़ सफाई करने में, है ना, नगर जो होते हैं साफ़ सफाई करने में जल की ज़रूरत होती है, या घरेलू काम काज में, तो हम घरेलू काम काज ले लेते हैं। पाँचवा जो है घरेलू काम काज में, है ना, काम काज में, जो कि पीने के लिए भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं। पीने के लिए भी, घरेलू काम काज के अतिरिक्त हम लोग पीने के लिए भी जल का यूज करते हैं। तो मुख्य रूप से हम आपको 5 पॉइंट लिखा है जहाँ हम लोग जल का जो हमारी जो जल है वो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है। पेड़ पौधे के लिए जल ज़रूरत है, जीव जंतु के लिए भी, सारे जीव जंतु के लिए भी जल जरूरी है। कल कारखाने जो फैक्ट्री है उसमें भी जल जरूरी है। नगरों का साफ़ सफाई हो, एक खेती बाड़ी हो, है, सिंचाई के लिए, पटवन के लिए जल जरूरी है। और पाँचवा ले लेते हैं पीने के लिए और घरेलू काम काज, जितनी भी हमारे घरेलू काम काज होते हैं उसमें भी जल की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ जल से, जो जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अगर हम जल का फैक्ट रूप में बात करें, तथ्य के रूप में, तो जल से रिलेटेड जो फैक्ट होगा, तथ्य, जिसको हम फैक्ट बोलते हैं, तो फैक्ट की बात करें तो पूरे जितने भी धरती पर जल पाए जाते हैं उसका 96.5% जल सिर्फ महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ ओनली फॉर महासागर, ओशियन। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उसका 96.5% जल, 96.5% जल सिर्फ महासागर में पाया जाता है। आप समझ सकते हैं, जानते हैं कि महासागर, सागर, समुद्र का जो जल होता है वह खारा होता है, नमकीन टाइप का होता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे बुनियादी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पाएगी, तो ये तो यूजलेस हो जाता है ना। तो 96.5% जल सिर्फ महासागर में पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, नमकीन होता है, यानी खारा होता है, ये खारा होता है, जो कि हमारी दैनिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं माना जाता।
आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जल पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर, उसका 96.5% जल सिर्फ महासागर में पाया जाता है। दूसरा अगर हम फैक्ट की बात करें तो 2.5% 2.5% ही मीठा जल है धरती पर। मीठा जल, जो मीठा जल यानी पीने योग्य जल, मान लीजिए पीने योग्य जल ले लेते हैं, ठीक है, या जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, ठीक है, ये 2.5% ही है जो मीठा जल है हमारे धरती पर मौजूद। आप सोच रहे हैं सर ये तो 96.5 हो गया और ये 2.5% हो गया, तो हमको 100% भी तो पुराना है। लेकिन यहाँ देखिए 96 और 298 और हाफ, तो 99 1% अभी भी बच गया। तो इसका होता है कि अगर हम इसको लगभग अप्रॉक्सिम 3 मान लें, तो इसको अगर हम 97 मान लेते हैं, ठीक है, तो 100% पुर जाता है। या अगर हम इसको 90.5 मान लें, इसको 2.5% रहने दें, तो फिर भी 100% पूरा हो जाता है। ऐसा कभी होता है कि 0.5% या 1% के आसपास वो बादल के रूप में आसमान में घूरते रहता है, ठीक है, या वाष्प के रूप में वह उड़ जाती है, तो वह धरती पर तो मुख्य रूप से जल के रूप में रहती नहीं है, इसलिए 0.5 या 1% जो है वह बादल या वाष्प के रूप में बना रहता है, मौजूद रहता है, ठीक है, उपलब्ध रहता है। इसलिए हम मुख्य रूप से याद रखेंगे जो महासागर में पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागर के रूप में है, तो 96.5% के रूप में। पृथ्वी में कितना परसेंट मीठा जल है, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर है, तो वह 2.5% 2.5% जो वह मीठा जल है, ठीक है। तो इस रूप में याद रखेंगे। ये रहा सेकेंड पॉइंट। तो अगर हम देखिए इसी का, अगर हम इसमें ही 2.5% जो जल था मीठा जल, इसका 70% जो जल वह सिर्फ ग्लेशियर के रूप में है, यानी बर्फ के रूप में, ठीक है, यानी 2.5% तो मीठा जल है फ्रेश वाटर, इसका जो है 70% जल सिर्फ बर्फ के रूप में। आप सोचिए बर्फ के रूप में तो हम लोग बर्फ के तो यूज नहीं कर पाएंगे, जो हमारी दैनिक जरूरतें हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, खेती बाड़ी, घरेलू काम काज, कल कारखाना, पेड़ पौधा, जीव जंतु, इन सभी में तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो 2.5% का 70% जो जल है वह बर्फ के रूप में, ग्लेशियर हिमनद के रूप में मौजूद है। अब देखिए 30%, 2.5 का 30% जो जल ही मात्र हम लोग जो है हमारे यहाँ मतलब हम इसका यूज कर पाते हैं, जो कि तालाब, पोखर, नदी, झरना, झील और भूमिगत जो लैंड के अंदर जो जल हैं, जो हम लोग चापाकल नल का यूज करते हुए यूज कर लेते हैं उसका। तो 30% जल ही जो नदी, तालाब, पोखर, झील, झरना या भूमिगत के रूप में पाया जाता है, जिसका हम लोग यूज कर पाते हैं। देखिए 2.5% का 70% जो जल है वह बर्फ के रूप में है, 2.5% का 30% जो है वह क्या है, किस रूप में है, तालाब, नदी, पोखर, झील, झरना और भूमिगत के रूप में मौजूद है, जिसका हम यूज कर पाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर 2.5 का हम 30% निकालेंगे तो मुश्किल से 1% से भी कम होता है, लेस देन 1% चला जाता है, ठीक है, तो बहुत कम इसका यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका पॉइंट। और याद रखिएगा इसमें फैक्ट के रूप में तीसरा अगर पॉइंट याद करें तो विश्व में कुल वर्षा का 4% जल ही भारत में पाया जाता है। अगर पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जितनी वर्षा का जल पाया जाता है, मौजूद है, उसका 4% ही सिर्फ भारत में पाया जाता है। कितना परसेंट? 4% याद रखिएगा, यानी पूरे विश्व का 4% जल ही भारत में अवेलेबल है, मौजूद है, ठीक है। ये तीसरा फैक्ट ग्रुप में याद रखिएगा। चौथा फैक्ट है कि जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोलाकार है। तो गोलाकार है तो ऐसा मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ है, गोल है, तो इसका अगर 2 भाग में डिवाइड करें, ऊपरी भाग जो होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण जो निचली भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है पानी मौजूद है, उपलब्ध है दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए दोस्तों इसको दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मौजूद पानी अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा पानी की मात्रा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पानी दक्षिण गोलार्ध में, इसलिए इसको जल गोलार्ध भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पानी है, इसका मतलब ऊपर जब जो भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में जल कम पाया जाता है। तो जल कम पाया जाएगा तो इसका मतलब स्थल ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको स्थल गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में पानी कम है, स्थल ज़्यादा है, इसलिए उसको स्थल गोलार्ध कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है।
तो दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? जल गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थल गोलार्ध। ये फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और ले लेते हैं फैक्ट के ही रूप में। एक फैक्ट है कि पूरे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 133वां स्थान है। ये भी याद रखिएगा। मतलब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, यानी एक व्यक्ति एक वर्ष में जो उसके लिए जल उपलब्धता होगा, एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष में कितनी जल उपलब्ध है उसके लिए, अगर हम इसके लिए जो सर्वेक्षण किया गया सर्वे, तो भारत का स्थान पूरे विश्व में 133वां स्थान आता है, ठीक है। यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 133वां स्थान है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। ये जो सारे था मैं हम आपको फैक्ट के रूप में बताए हैं कि पूरे जो विश्व में जो पृथ्वी पर जो जल मौजूद है वो 96.5 महासागर के रूप में, 2.5% जो है वो मीठा जल है, जिसका 70% जो जल है वो बर्फ़ के रूप में, हिमनद के रूप में, और 70% उधर चला गया तो बच गया 30% जो कि नदी, तालाब, पोखर, भूमिगत जल के रूप में 30% है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं कि पूरे विश्व में जितना वर्षा होती है उसका 4% जो वाटर है वह भारत में पाई जाती है, रेन वाटर, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताए थे कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में जो स्थान है वह 133वां स्थान है, ठीक है, पूरे भारत में। तो ये सारे जल से रिलेटेड फैक्ट हुआ आपको। अगर हम आगे बात करें तो अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी से रिलेटेड है, और वो हो गया मेरा जल प्रदूषण रोकने का उपाय। आप कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं जल प्रदूषण जिसे रोका जाए, ठीक है। तो जल प्रदूषण रोकने का उपाय, या तरीका, कौन सा तरीका या उपाय होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पहला बात करें, जल प्रदूषण ना हो, है, जल प्रदूषित रोका जाए, इसके लिए कौन कौन सा प्रयास अपने स्तर से लोगों को करना चाहिए, है ना, या सरकार को करना चाहिए, नियम लाना चाहिए। सबसे पहले कि देखिए, कल कारखाना से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलती है उसके आसपास नदियों में ना बहाया जाए। दोस्तों, जो कल कारखाने से देखते हैं जितनी भी गंदगी, प्रदूषण, कूड़ा कचरा निकलता है उसके आसपास की जो भी नदियाँ होती हैं उसमें बहा दिया जाता है, तो नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। और नदियाँ अपने आप में एक जल है जिसका हम यूज भी करते हैं, है ना। तो कल कारखाना से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ, जो कूड़ा कचरे होते हैं, उसको नदियाँ में नहीं बहाया जाए। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि नगरों के साफ सफाई के दौरान जो कूड़ा करकट निकलता है उसको भी नदियों में या आसपास जो तालाब, पोखर होंगे उसमें भी ना बहाया जाए, यानी ओवरऑल जल को प्रदूषित ना किया जाए कूड़ा करकट के माध्यम से, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि कीटनाशक का प्रयोग ना किया जाए। तालाब में होती है, तालाब में कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होती है, कीटनाशक के साथ जो कीड़े मकोड़े तो मरते हैं, साथ साथ जल भी प्रदूषित हो जाती है। तो तालाब, नदी, पोखर में इस प्रकार कीटनाशक का दवाई का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट लेते हैं, जो अनुपरीक्षण किया जाता है, परमाणु बम विस्फोट किया जाता है, या खेती बाड़ी में जो रसायन प्रयोग, केमिकल का प्रयोग किया जाता है, उसको भी जो है केमिकल का प्रयोग ना करें। ऐसे होता है कि आप तो स्थल पर प्रयोग कर रहे हैं, अब मान लीजिए स्थल पर आप रसायन प्रयोग किए, परमाणु परीक्षण, बम विस्फोट तो वह स्थल पर ही होता है, अनुपरीक्षण स्थल पर ही होगा, बट क्या होगा, वह उसके आसपास जो भी जल होगा वो प्रदूषित होगा। या मान लीजिए वर्षा हो गई, उसके साथ जो भी रसायन हो गए वह नदियाँ, तालाब, पोखर में चली जाती है, तो फिर वहाँ का पानी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाती है। इस प्रकार से आप परमाणु परीक्षण पर रोक लगना चाहिए। केमिकल का प्रयोग ना के बराबर खेती में भी करना चाहिए, जल प्रदूषित अगर रोकना है, ठीक है। अनुपरीक्षण पर भी रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से, और चौथा पॉइंट रहा मेरा। पांचवा पॉइंट पर बात करें तो हम लोग जो घरेलू कामकाज हुआ, जैसे
श्राद्ध क्रम जो होता है, सबको दफनाना, ठीक है, पशु पक्षी को जो उसको नहाते धोते हैं, ठीक है, और जो भी पूजा सामग्री को हम लोग नदियों में बहा देते हैं, ठीक है, मूर्ति विसर्जन, और जो आउटी जो हम लोग एक्स्ट्रा काम जो नदियों में हम बहा कर करते हैं, जो अतिरिक्त मल या अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बहाते हैं, तालाबों में बहाते हैं, जो हमारे घरेलू कामकाज से रिलेटेड होती है, ठीक है, तो इस सब पर भी ध्यान देनी चाहिए। तो 5वां पॉइंट लगते हैं, घरेलू कामकाज से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है या घरेलू स्तर पे जो हमारे सामाजिक स्तर पे जो कूड़ा करकट होता है, उसको हम नदियाँ, तालाब या आसपास के पोखर में जो बहाते हैं उसको ना बहाया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो कुछ स्तर से कुछ तरीके से प्रोसेस से हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो ये रहा एक मेरा टॉपिक। तो आज हम आपको दोस्तों बताएं कि जल कितना ज़रूरी होता है, जल का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमको 3-4-5 पॉइंट बताएं। उसके बाद जल से रिलेटेड आपको फैक्ट बताएं। तीसरा आपको पॉइंट था कि जल को प्रदूषण होने से कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए अपने स्तर से, अपने लेवल से, ताकि जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो दोस्तों ये था जल संसाधन। तो हम इसी को फिर अगले क्लास में कंटिन्यू के साथ आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद।